मध्य प्रदेश का बैतूल जिले में स्थित पवित्र नगरी मुल्ताई, जहां पर कई वर्षों से सबसे बड़ी समस्या थी स्वास्थ्य। कई व्यक्तियों ने अपनी जान केवल स्वास्थ्य और नागपुर ले जाते या अन्य जगह ले जाते समय गंवाई है। और आपको एक जानकारी दे दूं सभी पाठकों को कि सबसे हर्ष का विषय है कि मुल्ताई में इस सबसे बड़ी समस्या का निजात होने जा रहा है। मुल्ताई में बैतूल जिले का सबसे आधुनिक अस्पताल और आसपास के अन्य जिलों के तुलना में एक ऐसा आधुनिक अस्पताल खुलने जा रहा है जहां पर हर तरीके की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। आज हम बात करेंगे अस्पताल के चेयरपर्सन से, डॉक्टर अशोक भार्गव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्षों से मुल्ताई में स्वास्थ्य के विभाग में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, स्वास्थ्य के विषय में काफ़ी जानकारी रखते हैं, वर्षों पुरानी सेवाएं दे रहे हैं। और साथ में मिलेंगे डॉक्टर अंकुश भार्गव से और जानेंगे कि जो नया अस्पताल मुल्ताई में खुलने जा रहा है इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, किस किस तरीके से यहाँ पर सेवाएं दी जाएंगी। मैं डॉक्टर अशोक भार्गव का स्वागत करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं सर सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और मुल्ताई में कितने वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, मुल्ताई में 1980 से मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुल्ताई और मुल्ताई के आसपास के ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा हूँ। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक मुल्ताई में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की थी, ना यहाँ अच्छे डॉक्टर थे और अस्पताल की कह ली जाए तो यहाँ से सिर्फ एक ऑप्शन नागपुर था जहाँ पे जाते जाते लोगों की अक्सर जान चले जाती थी। तो किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया, किस तरीके से अस्पताल की नींव रखी गई, क्या इसके पीछे का कारण है? अस्पताल के पीछे सबसे बड़ा तो सोच मेरे ग्रैंडफादर की थी। जैसा आपने बताया कि पूर्व में मेरे पिताजी की मृत्यु प्रॉपर सही चिकित्सा नहीं मिलने की वजह से हुई थी। उसी वक्त मेरे दादाजी ने तय कर लिया था कि वे मुझे डॉक्टर बनाएंगे जी। मैं उस हिसाब से डॉक्टर भी बना, परंतु मैं अकेला होने की वजह से मेरा बहुत सोच थी कि मुझे अस्पताल बनाना है, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं बना पाया जी। अब मेरा बेटा डॉक्टर अंकुश ऑर्थोपेडिक सर्जन होकर आया है और उसकी भी इच्छा है कि वो मुल्ताई में रह के लोगों की सेवा करे। तब मैंने आज से 3 साल पहले ये संकल्प लिया कि मैं मुल्ताई में एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण करूंगा और फिर मैंने काम शुरू किया और आज मेरा अस्पताल लगभग शुरू होने की कगार पे है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये अस्पताल मुल्ताई में किस स्थान पे लोकेटेड है? ये अस्पताल मुल्ताई में छोटे तालाब के पास और बस स्टैंड के पास है, जो कि लोगों के लिए इजीली अप्रोचेबल है। यहाँ मरीज कहीं से भी बहुत नज़दीक आ सकता है। यहाँ से स्टेशन भी पास है, बस स्टैंड भी पास है। जैसा मैं पाठकों आपको बता दूं, सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास नागपुर होने का है और मुल्ताई में डॉक्टर्स नागपुर से अवेलेबल इस अस्पताल में हो पाएंगे। आपको कई तरीके के डॉक्टर्स यहाँ पर आएंगे और मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकुश भार्गव। उनसे उनका परिचय लेते हुए उनसे पूछते हैं कि अस्पताल की क्या क्या व्यवस्था है। सर आपका स्वागत है। आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपने कितने वर्षों की सेवाएं की हैं स्वास्थ्य विभाग में, आप किस मतलब क्या आपकी एजुकेशन है, किस फील्ड में आप महारत हासिल किए हुए हैं और इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं होंगी। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंकुश भार्गव, मैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मुझे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में एज ऑर्थोपेडिक सर्जन काम करते हुए 8 वर्ष हो चुके हैं जी। मैं अभी तक पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहा था जी। वहाँ मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत था। अब मैं यहाँ पे अपना अस्पताल, जो हम लोग का अस्पताल यहाँ पर, मैं यहाँ पे हम लोगों की सेवा देने के लिए मैं यहाँ पे 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहूँगा अस्पताल बनने के बाद। और यहाँ पे हम लोगों की सोच ये है कि जो सारी फील्ड्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सेवाएं यहाँ पे धीरे धीरे उपलब्ध हम करवाएंगे जी। मरीजों को जो यहाँ से जाने में जो परेशानी होती है या जो इलाज में दिक्कत होती है, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे यहाँ पे इस अस्पताल में जी
7 OPDs हैं, तो 7 डॉक्टर्स हमारे पास एट अ टाइम अगर आते हैं, एक ही समय में अगर आते हैं, तो हम लोग उनको आराम से बैठा के सारे मरीजों का इलाज वो आराम से कर सकते हैं। ओके। उसके अलावा हमारे पास इस अस्पताल में 4 ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध हैं। ओके। जिसमें से एक मॉड्यूलर OT है। मॉड्यूलर OT मतलब अति आधुनिक ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ पे सभी तरह की सर्जरीज, सभी तरह के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं जी। उसके अलावा दूसरा एक OT है जहाँ पे बाकी ऑपरेशन उसी OT में हो सकते हैं। एक लेबर OT है जहाँ पे डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है जी। इसके अलावा हमारे पास में ICU है, ICU 8 बेड का ICU है। उसके अलावा हमारे पास बाकी जो सुविधाएं हैं वो एक्सरे, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी लैब, पूरी तरह से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब है। उसके अलावा हमारे पास डायलिसिस की सुविधा भी हम उपलब्ध करवाएंगे। ओके। हमारे पास साथ ही हम टेलीमेडिसिन की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जो डॉक्टर्स यहाँ नहीं आ पाएंगे ओके। उन्हें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेशेंट्स को मिलवा सकेंगे उनको, और उनका उपचार किया जा सकेगा। सर, मैं आपसे प्रश्न रखना चाहूँगा कि ये मॉड्यूलर OT का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है, और जो टेलीमेडिसिन की आपने अभी जिक्र किया, इस तरीके से किस तरीके से मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी? मॉड्यूलर OT एक तरह से आधुनिक ऑपरेशन थिएटर होता है। एक सामान्य ऑपरेशन थिएटर के अलावा इसमें HEPA फिल्टर्स रहता है, एयर हैंडलिंग यूनिट रहती है। ओके। और उस तरह से ये इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए सबसे कारगर सिद्ध होती है। तो यहाँ पे हम जोड़ बदली के ऑपरेशन जो होते हैं, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, इनसे लेके न्यूरो सर्जरी से लेके ब्रेन सर्जरी, सभी कुछ यहाँ पे प्लान किया जा सकता है बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के। और जो आपने बात किया टेलीमेडिसिन का, टेलीमेडिसिन से मेरा तात्पर्य ये था कि जो सर्जन जो डॉक्टर्स या जो सर्जन सपोज इंडिया में ही 2-3 हैं जी, जैसे ऑन्को सर्जन की हम बात करें या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की बात करें, जो कि पूरे शहर में एक होते हैं, बड़े शहरों में, इवन नागपुर जैसे शहरों में 1 या 2 होते हैं जी, जो समय नहीं दे पाने के कारण सभी जगह उपलब्ध नहीं है और दूर की वजह से मरीज उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन्हें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उनकी हम एक फिक्स टाइम पे हम वो सुविधा डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों के लिए जो सही रहेगा उस समय पे हम सूटेबल टाइम पे उन्हें वो सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। जी। अच्छा, मैं डॉक्टर अशोक भार्गव से एक बात पूछना चाहूँगा कि कल जब मैं इस अस्पताल का विजिट करने आया था तो आपने एक बात बताई थी जो मुझे आज तक जितने भी अस्पतालों को विजिट की है वो देखने को नहीं मिली थी। पाठकों, आप ध्यान दें कि जब भी मरीज भर्ती होता है अस्पताल में तो उसके जो साथ के परिजन होते हैं, जो उनके अटेंडर होते हैं, जो उनके साथ रुकते हैं रात को, उनकी काफ़ी व्यवस्थाएं अन्य अस्पतालों में खराब इस तरीके से रहती है कि उन्हें नहीं पता होता कि वो सोएं कहाँ, किस जगह जाएं। तो इस अस्पताल में एक ऐसा रूम भी बनाया गया है कि जो मरीज के साथ रुकेंगे पेशेंट, उनके भी रुकने के लिए एक जगह बनाई गई है। उसके बारे में सर क्या मतलब कैसा कॉन्सेप्ट है वो? नहीं, ये कंसेप्ट तो मैं खुद ने महसूस किया था जब मेरे रिलेटिव्स ICU में एडमिट थे। तो रात में परेशान होता था आदमी, कहीं बेंच पे सो रहा है या जमीन पे सो रहा है। तो उन मरीजों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो अपने ICU के जो बेड्स हैं और जो NICU के बेड्स हैं उनके लिए 12 बेड्स का एक डॉर्मेट्री बनाया है जिसमें वो लोग अपने आराम से सो सकते हैं और उनको वहाँ सब सुविधा उपलब्ध होंगी। लैट्रिन बाथरूम से लेकर सारी सुविधाएं उन मरीज के अटेंडेंट्स के लिए है। अच्छा, मैं डॉक्टर अंकुश भार्गव से एक बात जानना चाहता हूँ कि इस अस्पताल में एक बड़ी लिफ्ट तो लगी है मरीजों के लिए जिसमें स्ट्रेचर भी जा सकेंगे, काफ़ी बड़ी लिफ्ट है। उसके अलावा एक लिफ्ट इक्विपमेंट्स के लिए लगी हैं, तो वो भी एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला। सर क्या था और सर्टिफिकेट और डॉक्टर क्यों आपके अस्पताल पर भरोसा करेंगे, उसकी जानकारी दें। जी, हम लोग ने जो ऑपरेशन के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उन्हें स्टेरलाइज करना होता है। स्टेरलाइज करने के लिए एक मशीन होती है, हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव एंड वर्टिकल ऑटोक्लेव। ओके। हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव और वर्टिकल ऑटोक्लेव से जो इंस्ट्रूमेंट्स स्टेरलाइज होके पूरी तरह से स्टेरलाइज होके जब निकलते हैं उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ता है और बाकी पूरे हॉस्पिटल में उसी को जैसे ड्रेसिंग का मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो वो अगर
कभी खुल जाए, कभी गिर जाए तो उनका इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारे जो CSSD रूम है, जो हमारा स्टरलाइजेशन वाला रूम है, वहाँ से एक छोटी लिफ्ट जिसे डम वेटर कहते हैं, वो हमने उसे उतारा है सीधे ऑपरेशन थिएटर में, ताकि वहाँ से जो भी सामान स्टरलाइज हुआ है वो हम कॉन्फिडेंट रहें कि वो स्टरलाइज है पूरी तरह से, और कहीं किसी का कोई टच, कहीं कोई गिरा नहीं है, कोई खुला नहीं है, और वो सीधे उस लिफ्ट के थ्रू ऑपरेशन थिएटर में आता है। वहाँ से ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है और बाकी सभी जगह वो ड्रेसिंग मटेरियल, बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें पूरे हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं या नहीं के बराबर रह जाते हैं। तो इसको देखते हुए जो हमारे जो सर्जन्स बाहर से हमारे घर मित्रगण हमारे आएंगे, उन लोगों ने जब ये व्यवस्था देखी तो वो लोग भी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे हम कोई भी सर्जरी प्लान कर सकते हैं बिना किसी डर के। ओके, तो कुल मिला के एक बहुत मॉड्यूलर अस्पताल मुल्ताई में खुलने जा रहा है। इसमें कितने बेड होंगे, किस किस तरीके के डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे और किन हफ्ते में कितने दिन आएंगे, कुछ जो ज़रूरी डॉक्टर्स हैं वो क्या 24 घंटे रहेंगे, इसकी जानकारी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारा 50 बेड का अस्पताल रहेगा। ओके। यहाँ पे मैं, पापा और मेरी वाइफ, हम लोग जो कि डेंटिस्ट हैं, वो हम लोग यहाँ पे 24/7 अपनी सेवाएं देंगे। ओके। इसके अलावा हमारे पास कुछ BHMS डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स भी हैं जो भी 24 घंटे यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे। इनके अलावा जो दूसरे डॉक्टर्स, दूसरी फील्ड के जो डॉक्टर्स आएंगे वो अभी विजिटिंग बेसिस पे आएंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो इमरजेंसी फील्ड्स हैं, उनके डॉक्टर्स हम हर दिन कोई ना कोई कंसल्टेंट बाहर से अवेलेबल रहे। और धीरे धीरे हमारी सोच रहेगी कि जो भी आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे ऑब्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक्स या फिर MD मेडिसिन, वो धीरे धीरे हम यहीं पे अवेलेबल, उनकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करें पूरे से। तो पाठकों में आपको जानकारी दे दूं, सबसे बड़े जो गंभीर विषय थे मुल्ताई में, महिलाओं के डॉक्टर नहीं होना, छोटे बच्चों से संबंधित जो रोग होते थे उनके डॉक्टर नहीं होना, हड्डी के डॉक्टर नहीं होना, डेंटिस्ट, ENT, तो इन सब की कहीं ना कहीं हमें सुविधाएं इस अस्पताल में मिलती रहेंगी। मैं आपसे प्रश्न रखना चाहूँगा कि क्या इस अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधाएं और अन्य जो सुविधाएं होती हैं जैसे कैंटीन हो गया या पैथोलॉजी लैब होगी, उनके विषय में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? एम्बुलेंस जी बताएं। अस्पताल के लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस लिया हुआ है जी। एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। मरीजों और मरीजों के परिजनों के लिए कैंटीन की व्यवस्था है जी। और फुली मतलब मॉडर्न पैथोलॉजी लैब है। ओके। और इसके साथ भी और जो अन्य सुविधाएं मरीजों को लगेगी वो सब हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। मैं आपको पाठकों बता दूं, जब कल इस अस्पताल का मैंने विजिट किया तो यहाँ पर एक लैब देखी जिसको एक्सरे लैब कहते हैं, और अन्य जो भी जितनी भी चीज़ें इस तरीके की हैं उनमें सब में ध्यान रखा गया है। जो भी सर्टिफिकेट्स में डायमेंशंस होते हैं, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, उन सब का। तो उसके विषय में डॉक्टर अंकुश भार्गव आप जानकारी बताएं कि आपकी जो लैब है वो किस तरीके से गवर्नमेंट के कौन से विभाग से सर्टिफाइड होती है और किस किस तरीके ने आपने ध्यान रखा उनको बनाने के लिए? हाँ, जैसे हम बात करें एक्सरे रूम की हमारे, तो एक्सरे रूम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो AERB से सर्टिफाइड होना चाहिए। उनके जो नॉर्म्स हैं, जो उनके नियम हैं, उसके अनुसार उस रूम की जो दीवारें हैं उनकी मोटाई 9 इंचेस की होना चाहिए। जो उसके जो दरवाजे होते हैं उसमें लेड होना चाहिए। ओके। तो वो सारी व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है। इसके अलावा जो हम एक्सरे मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो एक बड़ी एक्सरे मशीन है जिससे सारे शरीर के सारे अंगों का एक्सरे अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सरे तो आ जाता है लेकिन उसकी क्लैरिटी नहीं होती जी, इतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो चूँकि मैं अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ इसलिए मुझे एक्सरे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ओके। और मुझे क्लियर दिखना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने बड़ी मशीन यहाँ पे लगाई है। उसके अलावा हमने जो एक्सरे हमारे टेक्नीशियन रहते हैं उनकी स्वास्थ्य को सुनिश्चित, उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान ना हो, इसलिए इसे सुनिश्चित करने के लिए एक अलग से एक्सरे का कंसोल रूम बनाया है जिसके अंदर जाके वो अपना एक्सरे शूट कर सकते हैं, जिससे उनके शरीर पर एक्सरे किरणों से होने वाला नुकसान उनके शरीर पे नहीं होगा। उसी तरह से जो हमारी लैब है वो पूरे NABL के जो नॉर्म्स होते हैं, NABH के नॉर्म्स होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से बनाई गई है, जिसमें ब्लड कलेक्शन रूम अलग है और लैब पूरी तरह से अलग है। लैब को पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाया गया है।
ओके। तो इसमें सारी मशीनरी हमारी उसी स्टैंडर्ड की और सब कुछ यहाँ पे हम सारी पैथोलॉजी जो जांचें हैं वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं। मैं अंत में जाते जाते डॉक्टर अशोक भार्गव से एक प्रश्न रखना चाहूँगा कि इस अस्पताल को लेकर कुछ वैकेंसीज भी अभी निकली हैं, तो उसके विषय में जानकारी देते हुए बताएं कि लोग किस तरीके से जो वैकेंसीज निकली है, मैं उनका पर्चा आपको बता दूं, इसी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, और जो जानकारी है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है उसके लिए और कितनी वैकेंसीज निकली है, ये सर से मैं आप जानकारी लेना चाहूँगा, बताएं सर। अभी हमने वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी है, यदि जो चाहे उसमें पढ़ के अपनी योग्यता के अनुसार वो आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन की तारीख हमने 24 फरवरी रखी है। आवेदन मिलने के बाद हम लोग को शॉर्ट लिस्ट करके छाट के उसमें से जो उचित उम्मीदवार होंगे उनको इंटरव्यू कॉल्स के लिए उनको टेलीफोन द्वारा सूचना दी जाएगी, और इंटरव्यू करने के बाद में फिर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो मैं पाठकों पूरे मुल्ताई क्षेत्र, साथ ही बैतूल जिला और आसपास के क्षेत्र जिन मरीजों को इस अस्पताल का लाभ मिलेगा फ्यूचर में, उन सभी की ओर से आप दोनों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुल्ताई को एक ऐसी गंभीर समस्या से निजात दिलाने की कोशिश, एक पहल की है जो सबसे अधिक जरूरी थी मुल्ताई के लिए, लोगों की जान जाती थी। तो अब मुल्ताई में एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल खुलने जा रहा है और जल्द ही इसका जो शुभारंभ है वो होगा, उसकी भी डेट्स ग्रामीण मीडिया आपको बताएगा। सर, आप दोनों का धन्यवाद और पाठकों का धन्यवाद। थैंक यू सर।